नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है? अगर है तो भी बता दीजिए। आपकी दिक्कत समस्या परेशानी को दूर करने के लिए हम पूर्णतः आपके बीच में जुड़ चुके हैं। क्लास आपकी डिले हुई, इसमें 0% योगदान है मेरा क्लास को डिले कराने में, क्योंकि क्लास को मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से ऑन टाइम रहा, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्लास आपकी डिले हुई। अभी हम क्या करेंगे कि जिस टॉपिक को हमने जहां पे छोड़ा था उसको हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जो आर्टिकल था वो आप मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में कौन सा आर्टिकल आपको मैंने पढ़ाया था। तुरंत उसके आगे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं फाइल इंसर्ट कर लेता हूं जो लास्ट क्लास में यूज हुई है, सो दैट कि मुझे याद रहे कि भाई लास्ट क्लास में हम यहां पर थे। और बताइए। 124 के 7वें को हम देख चुके थे। 125 आर्टिकल हमें देखना था, ठीक है। आगे बढ़िए। आर्टिकल हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 125। हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 सीधे तौर पर हेडिंग आप डाल लेंगे, आर्टिकल 125। अब आर्टिकल 125 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उसको समझेंगे आप। क्या है आर्टिकल 125? इसमें बताया गया है वेतन व भत्तों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते, प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते भत्ते आपको देखने को मिलते हैं। वेतन व भत्ते आपको देखने को मिलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। तो बेसिकली आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आपको इधर देखने को मिलता है कि भाई वेतन और भत्ते जो भी हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी हैं, उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्तों के बाद। इसके अंदर इसके प्रावधान भी लिखे हुए हैं कि देखियो, अगर हम बात करें इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, इनकी सैलरी को डिसाइड कौन करता है, तो सैलरी को डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट की होती है। वेतन का निर्धारण वेतन का निर्धारण वेतन का निर्धारण जो वेतन का निर्धारण होता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी डिसाइडेड बाय, जो वेतन का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा? जो स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी है उसको डिसाइड कौन करेगा? द स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी डिसाइडेड बाय हुम। तो आपको इसके बारे में याद रखना होगा कि भाई जो वेतन का निर्धारण किया जाता है, वेतन का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है सर? जो स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी है इसको अपन किसके द्वारा डिसाइड करते हैं? तो वेतन के निर्धारण के बारे में आप चर्चा समझेंगे सर। वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। आप इसको भी याद रख लेंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 126 में। वेतन निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। वेतन का निर्धारण संसद करती है। अब जैसा मैंने बताया, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। आपसे बड़ा स्पेसिफिकली पॉइंट पूछा जाता है जिसके बारे में आपको बताना होता है। आर्टिकल 126 के बारे में आर्टिकल 126 के बारे में आपको बताना होता है। आर्टिकल 126 के बारे में आपको बताना होता है। 26 के बारे में आपको बताना होता है।
अब आर्टिकल 126 के अंतर्गत जो बात आती है उससे हमें पता लगता है, आर्टिकल 126 के अंदर जो बात आती है उससे हमें पता लगता है, क्या पता लगता है पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और वो भी एग्जीक्यूटिव जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जजेस, एक्यूटिव जजेस, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, कारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, धीशों की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यहां पर आती है कि हम कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से करते हैं, तो इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जजेस, कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में आप देखना, इसमें आपको पता लगता है, किस तरह से पता लगता है उसके बारे में हम अभी चर्चा इसमें करेंगे कि भाई इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जजेस की अपॉइंटमेंट की चर्चा की गई है, तो कृपया करके इसके बारे में समझें, देखें, जाने, पहचाने, तो इसके बारे में अपन बताएंगे। बताइए सर जी कैसे आपको देखने को मिलता है। चलिए बिना किसी परेशानी और दुविधा के इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जजेस आपको कैसे देखने को मिलती है। अगर आपका मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश अगर छुट्टी पर है, मुख्य न्यायाधीश अगर छुट्टी पर है, जो भी हमारा मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर ये अवकाश पर है, ठीक है, यह अवकाश पर है, अवकाश पर हैं या अनुपस्थित हैं, अवकाश पर हैं या अनुपस्थित हैं, या अनुपस्थित हैं, या अनुपस्थित हैं, या तो ये अवकाश पर हैं या अनुपस्थित हैं, अवकाश पर हैं यानी कि यह लीव पर हैं, लीव, ऑन लीव है, या फिर ये एब्सेंट है, या तो ये ऑन लीव है या ये एब्सेंट है। इन दोनों ही सर्टेन केसेस के अंदर क्या परिस्थिति बनेगी, या तो ये ऑन लीव हो या एब्सेंट हो, इन दैट सर्टेन केस कि अन्य जजों में से एक व्यक्ति, अन्य जजों में से एक व्यक्ति, अन्य जजों में से एक व्यक्ति को, अन्य जजों में से एक व्यक्ति को मुख्य जज घोषित कर दिया जाएगा, वो मुख्य जज, और वो भी कैसा, कार्यकारी मुख्य जज बनाया जाएगा, कार्यकारी मुख्य जज बनाया जाएगा, मुख्य जज बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा याद रख सकते हैं, आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल 127 के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 127 के बारे में समझिए, आर्टिकल 127 के बारे में समझते हैं, और 127 कैसे काम करता है। ये है एडहॉक जजेस अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको देखने को मिलती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, धीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है, कि जो एडहॉक जजेस होते हैं वो किस प्रकार से कार्यरत हैं या किस प्रकार से कार्य करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट देम, चलिए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर अन्य न्यायाधीशों में से, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति होने पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ जजों को नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा जजों को नियुक्त किया जाता है, हाईकोर्ट के जजों को
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, तो याद रखना जो अदर जजेस हैं वो अगर एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ अदर जजेस, इन द एब्सेंस ऑफ अदर जजेस, अदर जजेस के एब्सेंस में होता कुछ इस प्रकार से, इन द एब्सेंस ऑफ अदर जजेस, अदर जजेस की अगर एब्सेंस होगी, एडहॉक आर अपॉइंटेड, एडहॉक अपॉइंटेड। तो वो पूछा जाता है कि एडहॉक को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट एडहॉक को अपॉइंट करता है। एडहॉक किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सर, प्रेसिडेंट के द्वारा एडहॉक अपॉइंट किए जाते हैं। देन एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ओके सर हमें समझ में आ गया कि एडहॉक को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। देन आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए सलाह किससे ली जाती है, तो प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, तो वो प्रेसिडेंट को जो सलाह देने का काम किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हाई कोर्ट का जज उनको अपॉइंटमेंट के लिए सलाह देता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है वो उनको सलाह देता है, यानी सीजेआई और सीजेएच दोनों ही इसमें सलाह देते हैं। पूछा जाता है कि एक एडहॉक जज का मैक्सिमम टेन्योर यानी कितने समय तक नियुक्त हो सकता है, तो 2 इयर्स का मैक्सिमम टेन्योर है, 2 वर्ष का अंतराल है, 2 इयर्स मैक्सिमम वो रह सकता है, मैक्स वो अपने पद पर रह सकता है। कृपया करके नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबू मेरी स्ट्रैटेजी की आएगी बाबू, अभी नहीं आई है। ठीक है सर, सर जी के 0 से 100 कंप्लीट 2 महीने में करने के लिए कुछ बताएं, समझ में नहीं आ रहा यार, उसमें ना समय लग जाता है नंद किशोर भाई, ऐसे में कोई दवाई नहीं बेचता, ठीक है कि ये लीजिए आप 2 महीने में कर लीजिए, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट टेक टाइम, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट टेक टाइम, एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। हाँ मैं आपको जितना हो सके उतना डेप्थ और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, पागल नहीं बना सकता बस आपका मैं, पागल बनाने के लिए और लोग भत्ते रहे हैं, बाकी लोग पागल बना ही रहे हैं। सर आपका और मेरा पर्सनालिटा तगड़ा है, हाँ यार लोगों की पर्सनालिटी होती है, हमारा पर्सनालिटा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पर्सनालिटा देखिए मेरा, वो वीडियो देखी है मैंने, मैं थोड़ा सा बता नहीं सकता बस, ठीक है क्योंकि शर्ट वगैरह फिर बचेगी नहीं ना मेरे पास भाई। अभी देखिए इधर कि 127 आर्टिकल हो गया, अब आर्टिकल 128 की बात करते हैं, आर्टिकल 128। इसमें पता है क्या होता है, जो एडहॉक जजेस हैं, एडहॉक जजेस, अब मतलब बात क्या होती है, एडहॉक जजेस कौन होते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट आर्टिकल 127 में आपको बताया कि 33 प्लस 1 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि 34, एक मुख्य जज और 33 अन्य। अब 33 अन्यों के स्थान पर अगर ये जो 33 अदर आपको देखने को मिल रहा है, 33 अदर आपको देखने को मिल रहा है, इन व्यक्तियों के स्थान पर अगर हम किसी और को बिठाते हैं, ये जो 33 अदर आपको देखने को मिल रहा है, हम इनकी बात कर रहे हैं 33 अदर्स की, तो अब हम किसी को यहां पर बिठाना चाहते हैं, तो इनके स्थान पर आते हैं बाबू एडहॉक जजेस। अब एडहॉक कहां से आ सकते हैं,
127 में लिखा हुआ है कि जो तदर्थ है, ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट था वैसे, तदर्थ है, ये कॉन्सेप्ट है फ्रांस का, कि ये आ कहां से सकते हैं, अदर हाई कोर्ट से ये आ सकते हैं, अदर हाई कोर्ट्स से इनको लाया जा सकता है, हाई कोर्ट्स से इनको लेकर आया जा सकता है। तो पता है पॉइंट यहां क्रिएट होकर हमारे सामने ये आता है कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि अदर हाई कोर्ट से क्रिएट होके ये लोग यहां पे आते हैं, बट जो सबसे बड़ा इसके अंदर इशू है कि भाई क्या हाई कोर्ट के, क्या पता वो जजेस मना कर दें, हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जजेस हैं, जो सुप्रीम जज का मतलब होता है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, सीजेएच है, अगर वो अपने किसी भी न्यायाधीश को भेजने से मना कर दें, तब क्या होगा, तब भाई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा वो देख लीजिए, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा वो देख लीजिए, कृपया करके लिखिए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा सर, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। काइंडली मेक इट डाउन कि भाई ऐसी परिस्थिति में अगर इसी प्रकार से बातें चलती हैं, इसी प्रकार से माहौल क्रिएट होता है, देन आपका क्या हो सकता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बताइए सर। बाबू इन दीज काइंड ऑफ सर्टेन केसेस, मतलब इस प्रकार के मामलों में लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज कैन बी एडहॉक जज, रिटायर्ड जज कैन बी एडहॉक जज, कैन बी एडहॉक जज, रिटायर्ड जज को एडहॉक जज बनाया जा सकता है। जो रिटायर्ड जज है, सेवानिवृत्त जजों को, सेवानिवृत्त जज को एडहॉक के तौर पर बिठाना, सेवानिवृत्त जज को तदर्थ न्यायाधीश बनाना, तदर्थ न्यायाधीश बनाना। तो सेवानिवृत्त जज जो होते हैं ना, आपके रिटायर्ड जजेस जो होते हैं, रिटायर्ड जज जो होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, रिटायर्ड जज की। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके बारे में आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है बाबू आपका आर्टिकल 129, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 129, और आर्टिकल 129 के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 129 के अंदर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो बच्चे ऐसे हैं क्लास में आके जो पूछते हैं कि सर कितने क्लासेस और बचे हैं कंप्लीट होने में, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप वीओडी सेक्शन से देख लीजिए, क्लास को पूरा होने में समय लगता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको बहका दूं तो मुझे बता दीजिए, कल को स्लाइड लेकर आऊंगा, पूरी पॉलिटी की स्लाइड बनी पड़ी है, क्योंकि मैं आपसे 50 बार पहले भी पॉलिटी पढ़ा चुका हूं, टिक लगाता चला जाऊंगा, जैसे बाकी टीचर्स या बाकी लोग आपके साथ कर रहे होते हैं। जैसे आए लिखा हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हिंदी में भी लिखा होगा ये अभिलेख न्यायालय, टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। आप चाहते मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे परेशानी नहीं है। हाँ, उसके बाद मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने लोगों के साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें शायद लगेगा कि हाँ जी सिलेबस खत्म हो गया। मैंने आज तक कभी भी इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे सिलेबस को खींचना है। मैंने जिसको भी आज तक पढ़ाया उसने कभी मुझे वापस ये नहीं कहा कि सर अब मैं दोबारा पॉलिटी कभी पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ती। इस क्लास के अंदर निकलने वाले जो लोग हैं वो ना सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी बल्कि एक अच्छे शिक्षक भी बनते हैं। इस प्रकार के सवालों का आना अक्षित मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पर्याप्त था, परंतु कोई बात नहीं, आपके सामने भी कुछ मजबूरी रही होगी कि आपको ये पूछना पड़ा। आपकी मजबूरी को समझते हुए मैं बता दूं, इसमें लगभग 15 क्लासेस और लग जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। तो जिसको सिलेबस पूरा करना है वो तो इतना ही लिख ले, जिसको समझना है वो समझ ले कि वो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन आगे भविष्य में होने वाले किसी भी मामले का आधार बन सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो वो अपने आप में कानून बन गया। अब भविष्य में कोई सेम केस आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के किसी केस को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। पता ही समझ, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन खुद एक कानून बन जाता है। इसको लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक कानून होता है। एक कानून एक भविष्य के मामले का आधार बन सकता है, एक भविष्य के मामले का आधार बन सकता है, आधार बन सकता है।
का आधार बन सकता है? क्या हो सकता है भविष्य के मामले का आधार बन सकता है? तो बाबू ये है आपका आर्टिकल 129, जिसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में चर्चा करी। सर जी, स्टैटिक जीके आरआरबी एनटीपीसी वाली बहुत जोरदार है आपकी, धन्यवाद। कम क्योंकि आपकी स्टैटिक जीके क्लास बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। थैंक यू मिश्रा जी, आपको अभी बहुत चीजों का फर्क पता लगेगा। खैर बहरहाल आप इसमें आर्टिकल 130 भी लिख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक तो लिखा हुआ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा इसमें की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस प्रकार से है समझिए। बाबू बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली रहेगा, और दिल्ली में भी यह चीज स्पष्ट कर दी गई है कि या तो वह प्रेसिडेंट हाउस के पास रह सकता है, या तो वो प्रेसिडेंट हाउस के पास हो, या फिर बाबू वो हमारी पार्लियामेंट के पास हो, या फिर वो हमारी कैपिटल में हो। और की कंडीशन में है ये, और की कंडीशन में, या फिर वो हमारी कैपिटल में हो यानी राजधानी में हो। तो इन तीनों में से वो किसी भी स्थान पर हो सकता है। बात आई सर, कृपया करके नोट करिए, कृपया करके नोट करिए, बिना परेशानी के नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, आपने नोट कर लिया, बिना परेशानी के बता दीजिए। ठीक है चलिए, तो यह आर्टिकल 130 में आपको देखने को मिलता है। चलो जी, अगर आप आर्टिकल 130 देखने को मिल चुका है, उसके बाद हम बात करते हैं बाबू द जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं जल्दी ही करूंगा, टेंशन मत लो। जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्षेत्राधिकार, जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं।
ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से इसके बारे में समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है आखिरकार। अब इसमें ना सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 131 131, ये बात बताता है सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन इसको बोला जाएगा, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन इसको बोला जाएगा, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन इसको बोला जाएगा, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार है, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए थैंक यू मिश्रा जी। अब प्राइमरी जुडिशियल का मतलब होता है ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सीधे तौर पे लिखेंगे, मैटर्स दैट कैन बी डायरेक्टली, मैटर्स that can be directly heard in सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं वो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यह आर्टिकल 131 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये आपको आर्टिकल 131 में देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 132 के बारे में। बाबू ये अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, इसको तो हम बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपका कई सारे आर्टिकल हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या बोलते हैं इसको, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार इसको बोला जाता है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। अब इसमें ना कई सारे मैटर होते हैं। वैसे अपीलीय का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी मैटर है वो आपका किसी और कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो आपको बताया जाता है, जैसे आर्टिकल 131 में आपको देखने को मिलता है, 131 तो हो गया, 132 में आपको देखने को मिलता है कि मामले, कुछ विशेष मामलों का, कुछ विशेष मामलों का, कुछ विशेष मामलों का, कुछ विशेष मामलों का सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में अपील होना। अब इसको कैसे समझेंगे आप, ठीक है, कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हो सकते हैं जो कि आपके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, लेट सपोज हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी निर्णय है या डिसीजन है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा सकते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली कि मुंह उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। बाबू सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा यही है कि आप सीधे मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब जैसे सिर्फ प्राइमरी क्षेत्राधिकार में कौन कौन से होते हैं, देखो मान के चलो जो प्राइमरी क्षेत्राधिकार है इसमें पहला केस आपको देखने को मिल सकता है जब किसी राज्य का या फिर केंद्र और राज्य का मध्य विवाद है। केंद्र राज्य विवाद है तो वो ऐसे सुलझाया जाएगा, केंद्र राज्य विवाद है वो ऐसे सुलझाया जाएगा। राज्य राज्य विवाद है वो भी यहां सुलझाया जाएगा, राज्य राज्य विवाद है वो भी यहीं सुलझाया जाएगा। या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद है, केंद्र और राज्यों का विवाद, राज्यों का विवाद है। अब इसका मतलब क्या है कि एक तरफ केंद्र है, एक तरफ कई सारे राज्य हैं, तो इनके बीच का जो मैटर है
इनके बीच का जो मैटर है उसको सुलझाया जाता है प्राइमरी जुरिडिक्शन से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है जी हाँ। हाँ बाबू शिवम, इसके लिए इसको आप पीसीएस के लिए देख सकते हैं, ये आर्टिकल 132 में आता है। ठीक है, तो याद रखना कुछ विशेष मामलों का हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होना। अपील ऑफ some certain cases appeal of some certain cases from high court to supreme court, from high court to supreme court। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कुछ विशेष मामलों के अपील आपको यहां दर्शाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 और इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से है उसकी हम बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा वो समझते हैं। अब इसमें तो कुछ विशेष मामले हैं, सिविल मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होना। अच्छा, इसमें विशेष जो मामले हैं वो कैसे हो सकते हैं, सर्टेन केस कैसे हो सकते हैं, विशेष मामले क्या होते हैं जो कानून के संवैधानिक तौर तरीकों से बिल्कुल अलग हो, यानी संविधान के उल्लंघन के अगर कोई केस है, अगर कोई संविधान के उल्लंघन का केस है, संविधान के उल्लंघन संबंधी मामले, उल्लंघन संबंधी मामले, उल्लंघन संबंधी मामला कोई है, मामले उल्लंघन संबंधी मामले हैं। ठीक है, याद रखना। डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स दे आर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्प्यूट्स दे आर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं 133 और 133 में आपको क्या देखने को मिलता है बाबू। 133 समझिएगा, कुछ विशेष मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होना, ये तो चलो एक अलग चीज हो गई, बट यहां पे आती है संविधान के उल्लंघन संबंधी मामले, ये भी बिल्कुल सेपरेट चीज है। लेकिन एक ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है जिसके बारे में अभी हम यहां पर चर्चा करेंगे, उसको थोड़ा सा जानिए, समझिए, परखिए और देखते हैं। इस प्रकार से आपको यहां देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया सिविल मामलों में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होना, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होना। कोई भी पैसे का संबंधित मामला है तो वो सिविल मैटर होगा। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स में ऐसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू आर्टिकल 134 की, 134 की हम बात करते हैं, उसके बारे में समझिएगा। आपराधिक मामलों की बात की जा रही है, आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील आपको देखने को मिलती है। तो अगर कोई भी आपराधिक मामला है तो आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है वो इससे रिलेट करेगा। नाउ द पॉइंट रेजेस, तो ये कैसे मैटर्स हैं, दीज आर क्रिमिनल केसेस जिसमें क्रिमिनल टेंडेंसी देखी जाती है, क्रिमिनल केस आपको देखने को मिलते हैं। तो कृपया करके इसके बारे में आप याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर था, द सर्वर वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस वजह से क्लास थोड़ा अटक गई थी ना, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। अब ठीक है,
ये सारे के सारे एपिलेट केसेस होते हैं। एपिलेट केसेस लोग नहीं बता रहे होते, बट मैं पढ़ाता हूं एपिलेट्स को। फटाफट बताइए अगर यहां तक क्लियर है तो। ठीक है भाई, चलो भाई क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आगे का जितना भी मामला होगा उसको हम अगली क्लास में देख रहे होंगे। तब तक के लिए आप इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।